राम भक्तों ने लिख रखे। If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. जो उन्होंने कहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हिंदू समाज को अपमान किया है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नरेश अग्रवाल कभी माफी नहीं मांगेंगे, चाहे सदन पूरा ऐसे ही निकल जाए रहिए, कोई सवाल नहीं माफी मांगे। अगर उससे ठेस पहुंची है तो मैं उसे वापस लेता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत जाना माना चेहरा है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई पार्टी से होकर आजकल समाजवादी पार्टी में पाए जाते हैं। लेकिन आज नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा के भीतर जो कुछ किया, उसने राजनीति को बहुत शर्मसार किया। नरेश अग्रवाल ने हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक भगवानों को शराब के ब्रांड के साथ जोड़ा। हमारी मजबूरी यह है कि उस बयान को हम चला नहीं सकते। चला इसलिए नहीं सकते क्योंकि राज्यसभा में कार्रवाई से वो बयान निकाला जा चुका है। उस बयान को चलाने का मतलब राज्यसभा की अवमानना है, और राज्यसभा की हम पूरी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान भी है। लेकिन उस सदन के भीतर ऐसी छोटी छिछली, दूसरों की आस्था, दूसरों की भावना के साथ खिलवाड़ करने जैसा बयान देना आजकल राजनीति में एक फैशन हो गया है। उस फैशन के नए किरदार का नाम नरेश अग्रवाल है। उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है नरेश अग्रवाल हरदोई के हैं और कितनी बार चुनाव जीत कर आए हैं और किन किन पार्टी से होते हुए पहुंचे हैं। लेकिन नरेश का ये बयान, एक सीनियर पॉलिटिशियंस के बयान से बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी कि नरेश अग्रवाल जैसे सीनियर लीडर इस तरह का बयान देंगे, जो एक धर्म विशेष, खासतौर पर हिंदू समाज के लिए बहुत अपमानजनक होगा कि उनके भगवान, उनके आराध्य की तुलना शराब के ब्रांड से की जाए। अब नरेश उसको बाद में घुमाते हुए दिखे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, वैसा कहा था। अब राजनीति में कैसा, कौन, कब, किस लिए कहता है ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन नरेश का वो बयान, मेरा अपना ये मानना है कि वो जानबूझकर दिया गया बयान था। क्या कुछ हुआ सदन के भीतर, वो बयान हम आपको सुनवा नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि राज्यसभा की अवमानना का इशू है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, पहले एक तस्वीर देख लीजिए, फिर एक बड़ी डिबेट को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कहा था वो मेरे विचार नहीं थे, कहीं कोर्ट था, लेकिन अगर उससे हमारे धर्म को, वैसे धर्म के ठेकेदार हमारे बहुत है, हम भी उसी धर्म में हैं, और गाय सबसे ज्यादा समाज पालता है। हर्षवर्धन जी बैठे हैं, जितनी गौशाला चल रही है उस गौशाला को नहीं चलाते। लेकिन अगर उससे ठेस पहुंची है तो मैं उसे वापस लेता हूँ। Thank you. And I have expect. You were busy speaking to one of the members. You have not heard the gravity of what he has said. He has linked up each of the Hindu gods with a brand of alcohol. That is the statement which he has made. If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. You would be liable for prosecution. जब नरेश अग्रवाल इसको विड्रॉ कर चुके हैं और कहा कि नरेश अग्रवाल कभी माफी नहीं मांगेंगे, चाहे सदन पूरा ऐसे ही निकल जाए रहिए, कोई सवाल नहीं माफी मांगे, कोई प्रश्न नहीं। नरेश अग्रवाल जी एक अनुभवी नेता हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं। जो उन्होंने कहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। एक मिनट और सुनिए, अरे इसको मैं खेद प्रकट करें सर। अरे सुनिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। अगर उन्होंने चाहे भी बोला है तो उनको खेद प्रकट करके मैटर को खत्म करना चाहिए, ये मैं उनसे आग्रह करूंगा। दिस इज अनपार्लियामेंट्री, ये अनपार्लियामेंट्री विषय नहीं है सर। पूरा देश को अपमान किया है, हिंदू समाज को अपमान किया है, इस देश के बहुसंख्यकों को अपमान किया है। इसको
खड़ी निंदा करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आप कृपया क्षमा याचना करो। नरेश अग्रवाल के इस तरह के सोच समझकर दिए गए बयान के पीछे मकसद क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान आज मेरे साथ आज चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि मैंने खुद नरेश अग्रवाल से बात की थी और उन्हें आमंत्रित किया था कि आज की डिबेट में वो शामिल हों, लेकिन नरेश ने आज की डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये बताना आपको लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि नरेश अग्रवाल का पक्ष भी इसमें आ सके कि उनका करने के पीछे मकसद क्या है। मेरे साथ मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और MLC, AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ आसिम वकार साहब मौजूद हैं, और दीपक सिंह कांग्रेस के बड़े नेता और MLC मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार रतन मनी लाल इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। मौलाना यासूब अब्बास बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हरिशंकर जैन अधिवक्ता हैं हिंदू पक्षकार मामले के अयोध्या प्रकरण को लेकर और जाने माने हिंदू नेता हैं, मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और दिल्ली से मेरे साथ आचार्य चक्रपाणी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, और थोड़ी देर बाद वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ने वाले। स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले उदयवीर जी के पास चलना चाहूँगा, और क्योंकि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो कुछ भी आज सदन के भीतर हुआ है ये सब समाजवादी पार्टी का किया धरा है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि उदयवीर सिंह पहले क्षमा याचना करेंगे, लोगों से माफ़ी मांगेंगे अपनी पार्टी की तरफ से, फिर शायद वो अपनी बात शुरू करना चाहें। नहीं, मैं क्षमा याचना क्यों करूँगा या मेरी पार्टी क्यों करेगी? राज्यसभा की कार्रवाई में जो बयान नरेश अग्रवाल जी ने दिया है उस बयान को उन्होंने वापस ले लिया। रविशंकर प्रसाद विपक्ष के नेता ने कहा आप खेद प्रकट कर दीजिए, बात खत्म करिए, उन्होंने खेद प्रकट कर दिया। दूसरी बात, इस बयान को नरेश अग्रवाल जी ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो दिया नहीं था। नरेश अग्रवाल जी एक पूरी लंबा भाषण दे रहे थे कि किस तरह धर्म का प्रयोग होता है, किस तरह धर्म के प्रयोग के आधार पर ये मॉब लिंचिंग हो रही है, वो वाला विषय चल रहा था। और उसमें उन्होंने एक उदाहरण बताया कि किस तरीके से एक नारा लगता था, किस तरीके से एक नारा लिखा जाता था। ठीक है, मैं भी ये समझता हूँ कि सदन के अंदर कम से कम उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई बार फ्लो में लोग बोलते बोलते कई चीज़ें ऐसी जो सदन में नहीं बोलते हैं वो बोल देते हैं, और इसीलिए सदन की परंपरा बनी हुई है कि खेद प्रकट किया जाता है, पार्टी शर्मिंदा महसूस कर रही है, वापिस लिया जाता है। नहीं, शर्मिंदा और गौरवान्वित का कोई मतलब नहीं है, और मैं उस बेशर्माई की भी बात भी नहीं कर रहा जिससे लोग इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के सांसद देते रहते हैं और कोई पार्टी वाला वापस नहीं लेता, कहते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान नहीं है, हमने जिम्मेदारी ली, हमने वापस लिया, उन्होंने खेद प्रकट किया, और वो लोग सवाल करने पर लग गए आज राज्यसभा में, जो रोज ऐसा काम करते हैं, डेली घूम घूम के। मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष जी, जो कुछ भी आज सदन के भीतर देखने को मिला उस पर इस बात से कोई दो राय नहीं कि एक धर्म विशेष का अपमान करने की कोशिश नरेश अग्रवाल ने, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, चीफ व्हिप हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में, उन्होंने करने की कोशिश की। अब ये कह देना कि हम बयान वापस ले लेते हैं, खेद है, और बाद में बीजेपी नेता कह देते हैं कि खेद कर दीजिए, मामला खत्म हो जाए, मामला ऐसे नहीं खत्म होगा ना। देखिए, राज्यसभा की आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? राज्यसभा की कार्रवाई के नाते वहाँ जो कुछ हुआ वो अलग विषय है, लेकिन जो बयान नरेश अग्रवाल जी ने दिया राज्यसभा के अंदर, उससे घटित बयान नहीं हो सकता। प्रभु राम केवल हिंदुओं के आस्था के प्रतीक नहीं है, इस देश के संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं, नरेश अग्रवाल जी और निश्चित रूप से उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे सवाल उठाया, प्रभु राम के ऊपर सवाल उठाकर। ये केवल हिंदुओं का मामला नहीं है, ये देश में पूजा पद्धति विभिन्न हो सकती है, लेकिन जो वंशज होते हैं वो नहीं बदले जाते। तो हमको लगता है कि इस देश में जिसका भी निवास है उसका प्रभु राम से वास्ता है। रही बात समाजवादी पार्टी की खेद मांगने की, तो उनसे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जानबूझकर दिया गया बयान? बिल्कुल जानबूझ के दिया गया बयान है। मैं तो कहूँगा श्री अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको सामने आना चाहिए, कम से कम ये बताना चाहिए उनको कि इस बयान के साथ है कि नहीं साथ में है। अगर चुप है तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि वो भी उनके साथ हैं। प्रभु राम का जो अपमान हुआ है, विष्णु जी का जो अपमान हुआ है, जानकी माता का जो अपमान हुआ है, प्रभु हनुमान का जो अपमान हुआ है, उसके साथ श्री अखिलेश यादव भी खड़े हैं। असीम वकार जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है MIM के। देखिए, ये जब सारा प्रकरण चल रहा था तो उस वक्त राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, सदन चले या न चले, नरेश अग्रवाल माफी नहीं मांगेंगे। एक धर्म विशेष का आप अपमान करते हैं, शराब के ब्रांड के साथ जोड़ते हैं, उसके बाद अगर आपसे कहा जाता है कि आप माफी मांग लीजिए तो आप बयान लेकर खेत जताकर सिर्फ निकल जाते हैं। ये दिखाता है ना कि आपकी नीयत क्या है,
आप किस संप्रदाय, किस धर्म विशेष के लोगों को आहत करना चाहते हैं भाई? कि जिस धर्म के लोग अपमान कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसी धर्म के हैं। मसला सिर्फ ये है कि जहां अपमान हुआ और जहां बयान दिया गया वो जहां कौन सी है। राज्यसभा में काउ विजिलेंट, गौ आतंकियों पर, मॉब लिंचिंग पर बहस चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मिलकर वो जो साहब कह रहे थे माफ़ी नहीं मांगेंगे, हो सकता है उनकी भी शिरकत हो इसके अंदर, कि एक आपस की अंडरस्टैंडिंग बनाकर ये हुआ कि जब इस तरह का हालात बन जाए और भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर जाए और जवाब देते ना बने और भागने की नौबत आ जाए, तो ये वाला बयान दे देना, फिर सब कुछ इधर हो जाएगा। नरेश से नाराज हैं या बीजेपी से नाराज हैं? सर मैं नरेश अग्रवाल के बयान को आप इंडोर्स करते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं फिर आपने उनको कंडेम भी नहीं किया अभी तक? कंडेम कर रहा हूं सर, मैं तो इस तरह के किसी भी बयान को कंडेम करता हूं। मैं तो इस तरह की बात करने वालों को पसंद ही नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बीजेपी की और समाजवादी पार्टी के जो वहां नेता मौजूद थे, सबकी मिली भगत थी। बीजेपी को सेफ पैसेज दिया गया, हिंदुस्तान को धोखा दिया गया। इतने बड़े बयान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खाली इतना कह देना कि आप खेत प्रकट कर दिए, खत्म हो जाएगा मामला। और अभी आग्रह करके कैसे खत्म हो जाएगा मामला? हिंदू समाज के लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए और उतरने के बाद नरेश अग्रवाल से उनके घर को घेर कर बाहर निकाल कर पूछना चाहिए कि आपने अब किस तरह से बयानबाजी की है हिंदू समाज के भगवानों के बारे में। अगर हिंदू समाज ऐसी बातों को, मैं समझता हूं, सब्र से और तहम्मुल से सुनकर और एब्जॉर्व करके चुपचाप बैठ जाता है, तो आपकी आस्था पर और आपके धर्म पर सवाल खड़ा होता है। ऑलराइट, मेरे साथ कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह मौजूद हैं। दीपक, आपसे समझना चाह रहे हैं कि नरेश अग्रवाल ने जो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया है, इस पर आपकी पार्टी के स्टैंड क्या है? देखिए, मैंने पहली चीज़ तो हम लोग सदन चल रहा है, हमने उनके बयान को सुना नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है मेरा मजबूरी है कि मैं वो चला नहीं सकता। बयानों, जहाँ तक बयानों से ताल्लुक है नेताओं का, चूंकि ये पहला प्रचलन नहीं, अगर उन्होंने कुछ कहा है आपत्तिजनक लगता है तो एक पुराना प्रचलन है। पीछे गिरिराज जो बिहार से आते हैं, गिरिराज सिंह, इनके भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, उन्होंने दुर्गा माता का अपमान किया सदन के बाहर, उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी, आंदोलन चलते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आज मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने गौरा गणेश का अपमान किया था और आज तक माफी नहीं मांगे। भारतीय जनता पार्टी तब नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया। मुझे लगता है कुछ ऐसे नेता हैं जो बयानों से, उनका विवादित बयानों से उनका नाता होता है। मुझे नहीं लगता बयान क्यों देते हैं। ट्रेनिंग तो नरेश ने आप ही के यहाँ पाई है। आज का जो प्रकरण है वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैंने कहा बयान को मैंने सुना नहीं है, ना मैं किसी ऐसे व्यक्ति के, नरेश अग्रवाल ट्रेंड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, मौर्य जी का बयान रहा होगा, चाहे गिरिराज किशोर, नरेश अग्रवाल ट्रेंड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने 20 साल पहले कांग्रेस छोड़ दिया था और आज देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश, अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें सरकार उत्तर प्रदेश के 160 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस में रहे हैं, वो अच्छे हैं चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी में। क्या सिखाया आपने? तो हमने जो हम हमारे, मैं पहले भी कहता हूं, किसी भी धर्म के लोगों का अपमान करो, ये सिखाया। ऐसे कोई व्यक्ति, मैं कहता हूं, चाहे नरेश अग्रवाल जी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे गिरिराज किशोर हों, अगर बयान के लिए किसी धर्म की भावना को आहत करते हैं तो वो निंदनीय है ब्रजेश जी। और मैं इस शब्दों को, मैंने पहले भी कहा, मैंने नरेश अग्रवाल के बयान नहीं सुना है, लेकिन मैं गिरिराज जी के बयान को जानता हूं। आचार्य चक्रपाणी जी मेरे साथ दिल्ली से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नरेश अग्रवाल ने तो आज बड़ा अपमानजनक बयान दिया। जी ब्रजेश जी, इन्होंने जिस प्रकार से माँ जानकी का, भगवान विष्णु का, श्री राम का और हनुमान जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वो बिल्कुल निंदनीय है और बहुत ज्यादा आहत करने वाला है। पूरे हिंदू समाज के साथ साथ पूरे देश की संस्कृति को अपमानित करने वाला है। और आज हमने मंदिर मार्ग में हिंदू महासभा की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, इस निमित्त की इस पे तत्काल करवाई जाए। और सबसे बड़ी बात, अभी एक हमारे भाई बोल भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ माफी मांगने की जो बात कर रहे थे, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं वो करता, इनको वहां पे बर्खास्त करने की बात होनी चाहिए थी कि ऐसे लोग जो बेवजह की बात है, गोरक्षा पे बात हो रही है, उस पे विषय पे हो रही है, और इस पे ला करके मां जानकी और भगवान श्री राम का और विष्णु का और हनुमान जी को के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना निश्चित रूप से जानबूझ करके एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की हिंदू भावना आहत की गई है। और उसमें उनका नेता जो राम गोपाल जी हैं, वो बोलते हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। सवाल इनका नाम ही राम और गोपाल है, भगवान के नाम पे। माँ बाप ने कितनी सोच समझ के नाम रखा होगा। सबसे पहले तो इनको भगवान का नाम अब अपने से हटा देना चाहिए, कुछ और टिंकू पिंकू जो रखना है रख लो। इस तरह से निश्चित रूप से ये टिंकू पिंकू बुरा नाम नहीं है आचार्य जी, लोकतंत्र के मंदिर में और एक बहुसंख्यक समाज का। जी
टिंकू पुंकू भी भारतीय नाम है। बॉस नहीं, जो भी रखे, सवाल इस बात का है, लेकिन भगवान के नाम से जो नाम रखा गया है और वो व्यक्ति कहे कि नहीं भगवान के बारे में कोई गलत टिप्पणी उनका पार्टी का व्यक्ति करता है और उस पर वो बचाव करे, हमें लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे बड़ा घृणित कुछ हो नहीं सकता। और इन्होंने, नरेश जी ने जो टिप्पणी की है, निश्चित रूप से राज्यसभा से घोर इन पे कठिन से कठिन जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस तरह की डिमांड करते हैं? आप समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से आपकी क्या डिमांड है नरेश को लेके? नहीं, हम तो अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे कि इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए पार्टी से, क्योंकि इन्होंने पूरे बहुसंख्यक समाज को और हमारे भारत की संस्कृति को अपमानित किया है, मां जानकी को किया है, पूरे नारी समाज का अपमान किया है। इस तरह से बात कुछ और हो रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, देखो जब विनाश आती है तो बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है और इनको समझना चाहिए। खासतौर से संसद में शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द करे कहीं औषधि, शब्द करे कहीं घाव। ये जनता के प्रतिनिधि है और एक हिंदू भी है, सबसे बड़ी बात है, लेकिन ऐसे लोगों की कोई धर्म नहीं होती और वो संसद में जाते और एक बहुसंख्यक समाज को, एक भारत की संस्कृति को वो अपमानित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके पार्टी मुखिया को तत्काल इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और अभी एक भाई बोल रहे थे कि उनको सामने आना चाहिए, बिल्कुल सामने आकर के और देश के सामने बताना चाहिए, जो स्पष्टीकरण करना चाहिए, इनको तत्काल पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। मेरे साथ मौलाना यासूफ साहब मौजूद हैं और कारण बताओ नोटिस जारी कर, कहीं ऐसा तो कहीं ब्रजेश जी, हमें तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पी करके ये इन्होंने संसद में गए और शराब पी करके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए, मेडिकल जांच होनी चाहिए। ऑलराइट, मेरे साथ हरिशंकर जैन साहब मौजूद हैं, बहुत जाने माने हिंदू नेता हैं, अधिवक्ता भी हैं और हिंदू पक्षकार हैं अयोध्या मामले को लेकर। जैन साहब, ये नरेश अग्रवाल ने तो आज हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को राज्यसभा के भीतर अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार के अपमान को कैसे हिंदुस्तान सहेगा? देखिए ऐसा है, जो इन्होंने किया है, घृणित कार्य किया है, उसको हम सहन तो नहीं करेंगे और इसका बदला पूरा हिंदू समाज इनसे लेगा। नंबर 1, कैसे बदला लेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी, बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इसे हताशा में घूम रही है और समाजवादी पार्टी के लोग ये किसी तरह से हिंदू समाज को अपमानित करने में लगे हुए हैं ताकि अपना एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और ये साबित हो गया है कि जो अखिलेश एंड कंपनी जो थी वो हिंदू समाज के लिए जहर भरा हुआ है और वो चाहते हैं कि हिंदू समाज को किसी तरह से आतंकित करके, जैसे ममता बनर्जी कर रही हैं, ताकि उनको आगे चल के कुछ वोटों का फायदा हो सके। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, बदला लेंगे, आप किस तरह बदला लेना चाहते हैं? आप क्या करेंगे? आप बदले वाली बात आपने कही, बदला क्या बदला लेंगे आप? देखिए, बदला बिल्कुल लेंगे। क्या बदला ले लेंगे आप क्या कर लेंगे उनका? सीनियर नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य, आप उनका क्या कर लेंगे? कानून से ऊपर कोई नहीं होता। लेकिन राज्यसभा के भीतर दिया गया बयान है, उन पर तो कोई मुकदमा भी नहीं हो सकता। अभी इनके ऊपर ऐसा है, सामाजिक बहिष्कार होगा, सामाजिक बहिष्कार होगा। जितने कारनामे, अभी आप कह रहे थे बदला लेंगे, आप कह रहे हैं बहिष्कार करेंगे, तो बदला कहाँ हुआ फिर? सुन तो लीजिए, बदला ये भी तो बदला है। देखिए, ऐसा है कि हम हिंसा तो कर नहीं सकते। तो आप कल से क्या करेंगे फिर? आप कल से क्या करेंगे? बदला तो ना, सुनिए, ऐसा है, इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो होगी। राज्यसभा बयान देने का मतलब नहीं है कि आप किसी के खिलाफ कह दीजिए और सेक्शन 153 है तो बेकार हो गया है। दूसरा, इनके घोटाले इतने ज़्यादा हैं, उसके काफ़ी सबूत हैं, वो सब लाए जाएंगे सामने। और तीसरा ये है कि इनका हरदोई में जिस तरह से जो कुकृत्य किए हैं, वो कुकृत्य भी जनता के सामने आएंगे। तो आप लोग क्या हरदोई जाएंगे इनका बहिष्कार करने? समाज को, इनका बहिष्कार पूरे देश में होगा और वहाँ पर इनके इतने कारनामे हैं। और मैं अभी कहना नहीं चाहता, जब वो खुलेंगे तो परत दर परत खुलेगी। बदला वो सबसे अच्छा होता है जो कानूनी ढंग से लिया जाए, और कानून की मार से बड़ा कोई मार नहीं होती। तो कांग्रेस से ट्रेनिंग पाके आए हैं नरेश, तो कांग्रेस की ट्रेनिंग वाले हैं। ऐसा है कि यहाँ की 47 के बाद से जो परंपरा कांग्रेस ने डाली है हिंदू विरोध की और तुष्टिकरण की, वही पढ़ के आए ये। जैन साहब मेरे साथ रतन मनीलाल जी मौजूद हैं, प्लीज। रतन मनीलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने
पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के। रतन मनी लाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से आज नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा के भीतर बयान दिया, वो सच में बहुत शॉकिंग था। आप किसी लोकतांत्रिक देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में, राज्यसभा जो उच्च सदन है, किसी धर्म विशेष के हिंदू देवी देवताओं की तुलना शराब के ब्रांड से करते हैं और उसके बाद भी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। जी बिल्कुल, ये बड़े आश्चर्य की बात है। सबसे पहली बात तो ये कि वो जो बयान है वो इतना ज़्यादा निंदनीय है, जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। और मुझे ऐसा लगता था कि सदन के अंदर न केवल उसका विरोध होगा, बल्कि सीधे सीधे उनके ऊपर किसी कार्रवाई की मांग होनी चाहिए थी, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी कोई मांग नहीं की गई। और पहले तो उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे सदन चले या ना चले। और उसके बाद बड़ा आग्रह करके उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा मैं उस बयान को वापस लेता हूँ। उन्होंने खेद शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये एक समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ऐसा कोई अचानक से दिया गया बयान नहीं है। उनसे खेद, उन्होंने माफी नहीं मांगी, प्लीज नोट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, और सिर्फ ये कहा कि मैं उसको वापस लेता हूँ। और उन्होंने ये भी अपनी तरफ से नहीं कहा कि वो खेद प्रकट करते हैं या माफ़ी मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसका जो राजनीतिक मुझे मतलब दिखाई पड़ रहा है वो ये कि समाजवादी पार्टी को अपने आप को रेलेवेंस में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा कहना ही था जिससे कि उनके ऊपर किसी तरह से फोकस हो। ये किसी पॉलिटिकल मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये जो मुझे तो लगता है कि राजनीतिक तौर पे ये समाजवादी पार्टी को अपने आप को दोबारा चर्चा में लाने के लिए और अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए की गई एक कोशिश है। क्योंकि आजकल जिस तरह से पूरे देश का माहौल हो रहा है उसमें ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो इस प्रदेश की हों चाहे किसी अन्य प्रदेश की, उन सभी पार्टियों के नेताओं को ये लगने लगा है कि अगर वो ऐसा कुछ धमाकेदार नहीं करेंगे या बोलेंगे तो शायद उनके ऊपर चर्चा ही ना हो और वो शायद लाल साहब मेरे साथ मौलाना यासूफ मुझे लगता है जैसे अभी किसी बहुत जाने माने राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरह से नरेश अग्रवाल ने बयान दिया, उन्होंने हिंदू भावनाओं को आहत करने में अपने शब्दों में कोई कमी नहीं की। आपने सुना होगा वो बयान। किस तरह से लेते हैं आप लोग नरेश अग्रवाल की इस तरह की स्टेटमेंट को? देखिए ब्रजेश भाई, मैं इस बयान की भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ, पूरी तरीके से मैं इस बयान को कंडम करता हूँ। देखिए हमारा हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, हर धर्म और हर मज़हब के लोग रहते हैं। किसी धर्म और किसी मज़हब के ऊपर कोई शख्स खड़े होकर कुछ कहे, इसको कोई कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना कि जहाँ के ऊपर कानून बनते हों वहाँ आप एक धर्म का मजाक उड़ाइए, वहाँ के ऊपर आप एक धर्म के लिए कहिए। आप राज्यसभा के अंदर खड़े होकर आपने जिस तरीके की बयानबाजी की है, क्या ये ठीक है? इनकी सदस्यता को पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए है, पूरा एक पैनल बनना चाहिए है और बाकायदा इनकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए है, सख्त एक्शन लेना चाहिए है। हमारे यहाँ असल में कानून में ढीलापन और लचीलापन ऐसा है कि जो चाहे वो जो कह के निकल जाता है। देखिए हमारे मुल्क में एक आज़ादी तकरीर और तहरीर है, आज़ादी तकरीर और तहरीर बेशक है, और मगर आज़ादी का मतलब ये नहीं है उसके नाम पर बहुत धंधे हो रहे हैं। भावनाओं को चाहे उसको आप कहीं बोल दीजिए, अब हम चला इसलिए नहीं सकते कि साहब कंटेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा कार्रवाई से बाहर हो गया है वो, तो आप अंदर कुछ भी बोलाइए, किसी का भी अपमान कर दीजिए। नरेश अग्रवाल के इस बयान से तो देश में दंगे भी भड़क सकते थे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता था। विजय जी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? नरेश अग्रवाल की सदस्यता को रद्द होना चाहिए। कोई आपको किसी राइट नहीं दिया है कि आप किसी के मजहब से खिलवाड़ कीजिए, आप उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाइए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में हर धर्म और हर मजहब के लोग रहते हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हर मजहब का एहतराम है यहाँ। हमारे हिंदू भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि जब कानून बनाने वाले लॉ मेकर्स उच्च सदन के भीतर इस तरह की काम करेंगे, ऐसी इस तरह लोगों की भावनाएं भड़काएंगे, भावनाओं को आहत करेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? ऑल राइट मौलाना साहब, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूं। वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं लखनऊ से। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेश अग्रवाल ने आज बड़ा हैरान करने वाला
और एक धर्म विशेष को बहुत आहत करने वाला बयान दिया है। वीरेंद्र, देखिए, नरेश अग्रवाल उस जगह से आते हैं जिसका नाम हरदोई है। लोग हरदोई को हरद्रोहियों की नगरी भी कहते हैं, तो अगर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हालांकि उदयवीर जी बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, और सारे लोग आजकल नरेश अग्रवाल की पार्टी, दोनों का आपस में तालमेल भी है, दोस्ती अच्छी है। नहीं, ट्रेनिंग भी कांग्रेस से शायद उनको मिली थी। लेकिन नरेश अग्रवाल के पक्ष में पूरी समाजवादी पार्टी आज लामबंद रही, और हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जिस तरह से बात दारू और मदिरा की रखी गई है, ये बहुत ही खेद का कहा जाए तो बयान है, क्योंकि जनमानस अपने आराध्य राम का बड़ा सम्मान करता है। आप मुझे बताओ वीरेंद्र कि ये नरेश अग्रवाल के इस बयान के पीछे कि आप क्या पॉलिटिक्स देखते हो कि नरेश, मुझे नहीं लगता कि कोई बात बिना वजह कहेंगे, इसके पीछे कुछ तो है। देखिए, नरेश की छवि एक दलबदलू नेता की रही है, और वो हर समय, अब की ऐसा मौका है कि छटपटा रहे हैं, वो किसी दल में सत्ता के साथ नहीं जा पा रहे हैं, और उनकी छटपटाहट में शायद ये बयान निकला है, क्योंकि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, और नरेश का मामला कहीं जम नहीं रहा है, और उनका मन सपा में शायद लग नहीं रहा है, और यही वजह है कि वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ माहौल बनाने के लिए भी बयान दिया गया हो। अभी हमारे आसिम बकार ने बात शंका भी जताई, तो राजनीति में बयानों से चर्चा में रहने का पुराना उनका नाता रहा है, और नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में जा चुके हैं और वो खाली एक सीट तक सीमित रहते हैं। क्या ऐसा भी है कि अगले वर्ष उनका नवीनीकरण होना है राज्यसभा का, तो समाजवादी पार्टी को थोड़ा माइनॉरिटी पॉलिटिक्स पसंद है, इस नाते नरेश ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं? देखिए, अगर एक सीट है उस पर अगर अखिलेश जी जाएंगे तो नरेश अग्रवाल नहीं जा पाएंगे, जया बच्चन भी है साथ में। नरेश अग्रवाल जरूर प्रोफेसर साहब के चहेते हैं, लेकिन बयान देकर वो पार्टी का नुकसान ही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सामने माइनॉरिटी वोट जरूर चाहिए उन्हें, लेकिन वो हिंदुओं को गाली दे के नहीं लेंगे वोट। तो ये जो समस्या वीरेंद्र, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए उदयवीर जी से भी यही सवाल कर लेता हूं कि समाजवादी पार्टी क्या नरेश अग्रवाल के साथ है, उनके बयान के साथ है? जब नरेश अग्रवाल जी खुद अपने बयान के साथ नहीं है, उन्होंने वापस ले लिया, खेद कर दिया, तो फिर समाज कर देने से नहीं, कर देने और न देने से नहीं, जब कोई खेद कर देना ये ठीक है, जब बयान की नियत क्या है, जब बयान निकल जाता है तो उस बयान को कार्रवाई से निकाला जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, खेद व्यक्त किया जा सकता है। उस बयान को बगैर कहा आप कर सकते हैं, कोई और कर सकता है? जब नरेश अग्रवाल जी ने खुद वो वापस ले लिया, खेद प्रकट कर दिया सदन ने, जो सदन ने मांगा। अब यहाँ तो सारे लोग सभापति राज्यसभा बनना चाहते हैं, सारे लोग राज्यसभा को अपनी जेब में रखना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर लेंगे सदन के भीतर, कुछ भी करने का सवाल नहीं, भावना आहत कर देंगे। सदन नरेश अग्रवाल के उस बयान से देश की कानून व्यवस्था भी खराब हो सकती है। मत करिए, आप बात सुनिए। नहीं, सवाल तो बनता है ना, सवाल है, जवाब सुनिए। हाँ तो बताइए, आप सदन के अंदर खेल सकते हैं, सदन के अंदर दंगा भड़का सकते हैं। सदन के अंदर देश की सारी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। सदन के सभापति का यही काम है कि किस बयान का कितना मायने है। हम सारे लोग किसी न किसी पक्ष से बैठे हैं और हम निश्चित तौर पर किसी न किसी पक्ष से प्रभावित रहते हैं। मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कहीं से इस तरह का बयान आ जाए और मेरी भी सुनवाई हो जाए। पक्ष विपक्ष इस देश में बहुत नरेश अग्रवाल ने प्रचार पाने के मकसद से किया। आप एक बात को भूल रहे हैं, प्रचार पाने के मकसद से दो बातों को भूल रहे हैं आप। नरेश अग्रवाल जी की बातों से एक चीज निकल रहा है कि शायद प्रचार पाने के मकसद से नहीं, नरेश अग्रवाल जी ने जो बयान दिया, पहली बात तो उनका बयान नहीं है ये, और आप लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में किसी ने समाज में बड़े स्तर पर इस तरह की कहावतों को चलाया है कि नहीं चलाया है। अगर बहुत सारी ऐसी कहावतें जो अनपार्लियामेंट्री होती हैं लेकिन वो समाज का हिस्सा होती है, किसी की धार्मिक भावना को नहीं सुनिए जोड़ कर कि पहले ऐसा कहा गया था। नहीं, मैं जोड़ नहीं रहा। आप एक किताब, एक दूधनाथ सिंह की किताब है काशी का आसी, शायद काशी उनकी है। उस किताब में जो लोक भाषा में लोग गालियां देते हैं, धर्म के लिए बोलते हैं, वो सारी चीज लिखी हुई हैं, आप पढ़ के देखिए। और बहुत नरेश अग्रवाल के बयान को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। जब तभी तो आप दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। मैं एग्जांपल देके आपको ये बता रहा हूं, एग्जांपल देके आप ये बता रहे हैं कि नरेश ने सही किया, जो मैं बता रहा हूं आपके साहित्यकार लिख के रहे हैं। नहीं, जो मैं बता रहा हूं वहां तक आप पहुंचने नहीं दे रहे। मैं बता ये रहा हूं कि जिस वजह से आप भी वही बताना चाह रहे हैं नरेश अग्रवाल ने बताया। हमारे धर्म के बारे में इस तरह की कहावतें क्यों भाई आप चलाई हैं, भावना क्यों चलाई हैं,
वो कुछ हमारे धर्म के ही लोगों ने धर्म का दुरुपयोग किया है। मैं तो मानता हूं कि आप कुछ इसको खंडन करेंगे, धर्म के नाम आप पे तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने धर्म के नाम से संस्था बनाई, बहुत सारे लोगों ने धर्म के नाम पे धोखा दिया, बहुत सारे लोगों ने धर्म के नाम क्या पे किसी और बात का सहारा लेके इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? जस्टिफाई है, फलाने साहित्यकार ने ऐसा लिखा था, ब्रजेश जी देखिए, इसलिए जस्टिफाइड कैसे हो गया? ब्रजेश जी कैसे जस्टिफाई हो गया? ब्रजेश जी ये जस्टिफाई कैसे हो गया? हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? ब्रजेश जी आप रख नहीं पाएंगे। नहीं, मेरे रखना चाहते हैं, रख नहीं पाएंगे। जिस तरीके का छिछोरा बयान जस्टिफाई किया जा रहा है, जिस तरीके का छिछोरा बयान नरेश अग्रवाल की उम्र के व्यक्ति ने दिया, उनकी उम्र बहुत है, राजनीतिक अनुभव बहुत है, लेकिन जिस तरीके से दिया वो जितने निंदा के पात्र हैं उसको जस्टिफाई करने वाला एक व्यक्ति, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे आपके यहाँ बैठे हुए उदयवीर जी हो, सब उसी निंदा के पात्र बनेंगे। और ये बहुसंख्यक वर्ग क्योंकि सहिष्णु है इस देश में, आप चाहे तो कह के जा सकते हैं, लेकिन आप चिल्लाइए है जो बहुसंख्यकों के आस्था पर खेल के आपको बहुसंख्यक वर्ग परिणाम देगा। मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी ना, गोली चलवाई थी, सही चलवाई थी, संविधान की रक्षा के लिए चलवाई थी। आपकी मुख्यमंत्री ने कहा आपकी तरह एक मुख्यमंत्री राम भक्तों को गोली न चलवाता, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके धोखा देके भाग गया और आज राज्यपाल होना पड़ा है। आप धर्म के ठेकेदार हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि का सवाल नहीं है। राम नरेश अग्रवाल समेत जितने लोग उस बयान के साथ खड़े हो, सब निंदा के पात्र हो और सबको जवाब देना पड़ेगा। ये राम केवल हिंदुओं के आस्था के प्रतीक नहीं है, आपका सवाल भारत की संस्कृति और सभ्यता पर है। आप गिरिराज किशोर के लिए अलग है, आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर सवाल उठा रहे हो, के लिए अलग है, आपको राजनीतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से सब दृष्टि से आपको परिणाम भोगने पड़ेंगे इस देश में। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी, प्लीज अंतिम समय में उनके बेटे ने जो गति की है उसी का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मसला बहुत गर्म हो गया है, प्लीज प्लीज और जो एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौटते हैं, ब्रेक। 4 लाइन राम भक्तों ने लिख रखी। If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. जो उन्होंने कहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हिंदू समाज को अपमान किया है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नरेश अग्रवाल कभी माफी नहीं मांगेंगे, चाहे सदन पूरा ऐसे ही निकल जाए, रहिए, कोई सवाल नहीं माफी मांगे। अगर उससे ठेस पहुंची है तो मैं उसे वापस लेता हूँ। कानून बनाने वाले द्वारा जो लोग लॉ मेकर्स हैं उनका किसी धर्म के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट जो नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा के भीतर दिया, उस तरह का बयान को मैं आस्था पर आक्रमण के तौर पर मानता हूँ कि आप किसी धर्म विशेष की आस्था पर आक्रमण कर रहे हैं, उसको अपमानित करने और आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो शुरू में डिफेंसिव थी, लेकिन अब पता नहीं किन साहित्यकारों की किताबों से और कौन से पुस्तकों से ये सब खोज कर लाया जा रहा है और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि नरेश अग्रवाल ने जो बयान दिया है वो तो पहले भी कई किताबों में इस तरह से छप चुका है। तो AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी तो पहले तो उसे लगा डिफेंसिव में, लेकिन जब लग रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है तो अब उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। व्हाट इज दिस? फिर मैंने आपसे कह दिया कि जो मैंने पहली बार कहा था मैं उस पर अभी भी कायम हूं कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। मॉब लिंचिंग पर आपकी भी तो मिली भगत है, आपके नेता भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। सर, हमारे कट्टरपंथी आप लोग भी हैं और उसी को आगे इंडोर्स कर रहे हैं नरेश अग्रवाल। हमारे किसी नेता आप ही से तो प्रेरणा लेते हैं, हमारे किसी नेता ने, आप ही से नेता से प्रेरणा लेते हैं। किसी नेता ने इस्लाम में सर कभी किसी का अपमान किया नहीं जा सकता और ना हम बर्दाश्त करते हैं। मुझे तो लग रहा है हिंदुस्तान में पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर नाम पर आज हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है, कैसी खाइयां बन गई हैं। ये कैसे सुनने वाले, वो कैसे कहने वाले, ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है इनके कि इतनी बड़ी बड़ी बात कही जा रही है और लोग हंस रहे हैं कहकर और सुनकर लोग हंस रहे हैं।
सर आपको याद होगा धर्म पर हमला नहीं करना चाहिए। अगर धर्म पे हमला किया जाए, धर्म पर हमला किया जाए तो आप देखिए कि एक मैं नाम ले रहा हूं, मुझे नहीं लेना चाहिए, शार्ली हेब्दो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फ्रांस में एक मैगजीन चलाया करता था, कुछ 6-7 लोग थे। आप क्या दंगा भड़काना चाहते हैं क्या इस देश में? मैं बता रहा हूं, आप उकसा रहे हैं लोगों को। लगता है कि आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप चाहते हैं कानून व्यवस्था खराब हो जाए ताकि आप सरकार को बदनाम करने का मौका मिले आपको। इन्होंने जो एग्जाम्पल उठा दिया है, क्या बातें करते हैं सर? मैं कह रहा हूं लोग ये फ्रांस शार्ली कैसी बातें आप करते हैं? भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, अपनी तो जबान पे काबू रखना क्या चाहिए। करना चाहिए? ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं उनको। सर मंजर आम पे आके माफी मांगना चाहिए। नहीं मैं समझता हूं कि कल वो नहीं मांगा उन्होंने, घर की सिर्फ छत खेद पर व्यक्त किया। घर की छत पर खड़े हों और चिल्लाकर हिंदुस्तान के क्या लोगों से, बोले? तमाम लोगों से क्या बोले? सर माफी मांगे की गलती हुई। आप लोगों ने कितनी बार मांगी? नहीं माफी मांगे सर, हम लोग कभी कोई ऐसा क्या माफी मांगे? हम लोग कभी कोई ऐसा नरेश काम अग्रवाल नहीं क्या करते। माफी मांगे? सर हिंदुस्तान से उनको नरेश सर अग्रवाल क्या झुकाकर माफी मांगना चाहिए, समाजवादी पार्टी को माफी मांगना चाहिए और नरेश अग्रवाल की तरफ से माफी मांगना चाहिए। जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं किसी किताब का हवाला देके वो उनके लिए आप विजय जी बार-बार मिसकोट कर रहे हैं बात उनके लिए तो आपने पूरी बात सुनी नहीं और आप मिसकोट करने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम वाले लोग सदा करें। ब्रजेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। यस दीपक जी आता हूं प्लीज प्लीज। गलत उदाहरण जय जस्टिफाई किया आपने, मर्यादा पुरुषोत्तम अरे बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए ना प्लीज। यस प्लीज, बिल्कुल गलत उदाहरण। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम आपके नहीं है, करने की बात ही नहीं थी। आपके नहीं है, इस देश के आप नहीं हो। पूजा पद्धति बदल सकती है देश में, पूजा पद्धति बदल सकती है, लेकिन पूर्वज नहीं बदला करते, पूर्वज नहीं बदला करते। आसिम वकार साहब आप एक्शन क्यों नहीं बिल्कुल एक्शन, आपको एक्शन लेना चाहिए, आप एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन फ्रांस का जो उदाहरण आप दे रहे थे कि हम हत्या कराएंगे तो आपकी आइडियोलॉजी होगी, हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी है कि लोकतांत्रिक दोनों का चेहरा हिंदुस्तान में उजागर हो गया। यस दीपक जी प्लीज। यस ओके, ऑल राइट, समझना होगा, ऑल राइट। यस और ना समाजवादी पार्टी हिंदुओं की ये आस्था को यस प्लीज। ब्रजेश जी जो सब्जेक्ट है ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सूट करता है। मैंने बयान नहीं सुना है, लेकिन जो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को जो मैंने कि इसमें भी वो सूट करता है, अनसूट करता है। में सुना है कोई भी व्यक्ति बयान दे, चाहे बयान नरेश अग्रवाल जी ने दिया हो, चाहे कभी बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया हो, चाहे गिरिराज ने दिया हो, ये बयान सबके निंदनीय है। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म से बड़ा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति राजनीति करना चाहता है किसी धर्म के आड़ में, वो निंदनीय है। और जो व्यक्ति इस धर्म की आड़ राजनीति में, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, इस्लाम हो या कुरान हो, उसकी आड़ में अगर वोट की राजनीति करे, वह व्यक्ति भी निंदनीय है। मैं स्वामी चक्रपाणी जी हम बड़ी इज्जत करता हूं उनसे, मैं उनसे सवाल कहना चाहता हूं, चूंकि वो एक संगठन चक्रपाणी जी ये सवाल आपसे सुनिएगा। चक्रपाणी जी से पूछना चाहता हूं, आज देश में पहली बार नहीं हुआ, अगर मैं इस बयान को जो मैं समझ पाया हूं उसको मान के ही बात करूं, तो ये बयान उस समय आज आया है। दूसरों की आड़ में आप नरेश को जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं जस्टिफाई कतई मैंने कहा उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। कोई व्यक्ति बयान आप भी जस्टिफाई करने पे आ गए। मैंने कहा कोई व्यक्ति बयान जो काम उदयवीर जी ने किया वही आप कर रहे हो। कोई व्यक्ति बयान दे निंदनीय है। यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस। आप खुद पक्षपात कर रहे हैं, चाहे इसमें कौन सा पक्षपात? ये है कि पहले जिन्होंने दिया कोई बात नहीं। ऑलराइट, यस प्लीज, आपको सवाल पूछ रहे हैं जी चक्रपाणी जी प्लीज। मैंने अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको बोलने मैं दीजिए। उनसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, बोलने दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आज जो बात अग्रवाल जी ने कही है, या कभी गिरिराज किशोर जी ने दुर्गा का अपमान किया था, या कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरी गणेश का अपमान किया था, इन सब की निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पे वोट की राजनीति होनी चाहिए? आपका सवाल हो गया। चक्रपाणी जी प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के आड़ लेकर के कोई भी राजनीति करे, गलत टिप्पणी करे, ये तो बिल्कुल निंदनीय, चाहे कोई भी करे। सवाल इस बात का भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वामी मौर्य हो या गिरिराज किशोर जी ने जो बोला, उनको बोलने दीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर कोई भी धर्म के खिलाफ या आदर्शों के खिलाफ बोलता है, जिसको लोग मानने वाले लोग हैं, जिसको भगवान माना जाता है, मां जानकी को देवी मानते हैं, मां मानते हैं, उस पर टिप्पणी कोई करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस समय वर्तमान में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव की जिम्मेदारी बनती है वो सामने आए और उनसे पूछे और उन पे कार्रवाई करे, उनकी सदस्यता रद्द करे। और सदस्यता रद्द करने को कह रहे हैं, यहाँ जस्टिफाई किया जा रहा है उनको, अगर किसी किताब का हवाला देकर।
नहीं, मैं उनको जस्टिफाई किया जा रहा है कि किसी साहित्यकार ने कोई पुस्तक लिखी थी जिसमें और भी बातें लिखी थी, उनको जस्टिफाई किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, उस किताब का उदाहरण देंगे, बात कहने नहीं देंगे, ये कौन सी बात हुई? आ रहा हूं, आपको पर्याप्त समय है। जो जस्टिफाई कर रहे हैं और उन्होंने जो काशीनाथ जी का नाम लिया है, हाँ, उदयवीर जी हैं। एक पिक्चर बना अभी कुछ दिन पहले 80 घाट, हाँ। उसमें बड़ी अश्लील बातें कही गई और आपको बताना चाहता हूं वो एक दिन में वो पिक्चर को बैन कर दिया गया। सवाल इस बात का है जहां अमर्यादित बातें होती है, जहां पे सामाजिक रूप से अमर्यादित बातें नहीं बोल सकते। अगर जो कहीं कोई व्यक्तिगत रूप से गांव में या कहीं भी कोई आपस में वार्तालाप होता है, वो वार्तालाप तो अब ये उदयवीर जी बताएं कि कौन सी पुस्तक का ये हवाला दे रहे थे। आचार्य जी इनकी बात सुनिए आप जी, बताइए। नहीं, जो इस पुस्तक की ये सुनिए आप इनकी बात जी, सुनिए, बोलिए उदयवीर जी, मैं भी जानता आप कैसे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? स्वामी जी, मेरा कहना यह है कि मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं और ब्रजेश मिश्रा जी मेरे साथ बार बार जस्टिफाई जस्टिफाई चिल्ला के अन्याय कर रहे हैं। पहली बात मैं केवल न्याय करूंगा, किताब का जिक्र आपने किया है। मैं किताब में नहीं, ऐसे कैसे? नहीं, किताब में मैं बोल क्या रहा हूं वो तो हाँ, बोलिए, बताइए। किताब के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। किताब के अंदर बहुत सारी सड़कों पे जो गालियां दी जाती हैं वो मेंशन्ड है। धार्मिक बात नहीं कह रहा था, आप बीच में किताब को लेके उड़ गए। सवाल ये है कि हमारे धर्म के बारे में, हमारे समाज के बारे में जो किंवदंतियां कहावतें लोग बनाते हैं, उनके पीछे उनका बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होता है। मैं कह रहा हूँ नरेश अग्रवाल जी का सब निंदा कर रहे हैं, सब खेद प्रकट कर रहे हैं, उन्होंने खेद कर दिया, उन्होंने वापस ले लिया, बहुत बात हो गई। लेकिन वो लोग भी तो हैं जिन्होंने समाज में धर्म का प्रयोग इस तरीके से किया है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि नरेश अग्रवाल एक सांसद हैं, उनके लोगों का ध्यान है, उनको मर्यादा का पालन करना, इसलिए उनके हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, उन्हें वापस लेना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन जो हमारे समाज में आम आदमी है, इस धर्म का जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी वजह से ही तो ये बना है। तो आप चोर के समाजवादी पार्टी फिर से जस्टिफाई कर रही है, फिर से जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए हरिशंकर जैन जी, एक बात, हरिशंकर जैन जी देखिए, नहीं, मैं बार बार जस्टिफाई कर रहा हूँ। हरिशंकर जैन जी, 10 सेकंड में बात कर रहा हूँ। हरिशंकर जैन जी, आ रहा हूँ। मैं 10 सेकंड, बोलिए। नहीं, मैं 10 सेकंड अपनी हाँ, बात बोलिए। मैं बात ये खत्म कर रहा हूँ कि जो बोला है उन्होंने, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि बयान की आप बार-बार जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? जुड़ गया। बयान की निंदा करना एक बात है, उसके अलावा एक दूसरा पार्ट भी है जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके आधार पर आपके 10 सेकंड हो गए। यस प्लीज, हरिशंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, ये तो ये समझ जाए स्पष्ट कि अगर जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देने से इनको मुसलमान समर्थन नहीं देने वाले या मुसलमान वोट देने वाले, इन्होंने तो अपनी पार्टी का ही नाश कर रहे हैं। आप बोलने दीजिए, आप बोलने किसी धर्म विशेष को गाली दे करके आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, किसी दूसरे वर्ग को। अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते तो ऐसा नहीं कि आपको। हरिशंकर जैन जी, आचार्य जी, पूरे देश के आचार्य जी, आपका टाइम ओवर। यस हरिशंकर जैन जी, जी ऐसा है जो हिंदुओं के गद्दार हैं, उन गद्दारों में आज नरेश जी का नाम जुड़ गया और इन गद्दारों को जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं सजा मिलेगी। और जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं वो किसमें आते हैं? छोड़ेगी नहीं। जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं वो किसमें आते हैं? उदयवीर जी भी पता नहीं कहाँ कॉमन मैन, आम आदमी, बोलचाल में कहा जाता है, मुहावरे हैं, और फिर पता नहीं किस किताब का जिक्र करके जस्टिफाई कर रहे हैं। जी बताइए, ये उदयवीर जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, ये जस्टिफाई कर रहे हैं। ये दिग्भ्रमित है, समाजवादी पार्टी बौखला रही है। आज समाजवादी पार्टी को और ममता बनर्जी ऐसे लोगों को केवल ये दिख रहा है कि हिंदुओं को गाली दो और राजनीति जमाओ अपनी। आप दुकान चलाइए ऐसे क्या? आज वो सब दिग्भ्रमित है। आज पूरी की पूरी राजनीति एक ऐसे रतन मनी लाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जितने सेकुलर लाल साहब सब के सब बेकार हो चुके हैं। लाल साहब जी देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी डिफेंड करने की कोशिश कर रही है और जिस प्रकार से पता नहीं किन किताबों का जिक्र किया जा रहा है, किन बातों का जिक्र किया जा रहा है, और बजाय माफी मांगने के समाजवादी पार्टी के, वो इस तरह से इनको नरेश अग्रवाल को डिफेंड करके इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और नरेश पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है सुनने में। बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा था कि ये बड़ी अजीब बात है कि बाहर सड़क पे लोग किस तरह की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे किस तरह की बात शेयर होती है, कहीं और बैठ के अड्डेबाजी में लोग किस तरह की भाषा करते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति संसद में
जिसको एक प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, वो संसद का सदस्य है, क्या ये सारी चीज़ें जो बाहर सर्कुलेट हो रही हैं, आम भाषा में लोग गाली गलौज कर रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं, तमाम तरह का ऐसा लिटरेचर छप रहा है जो नहीं छपना चाहिए, तो क्या ये कौन सा जस्टिफिकेशन है कि संसद में भी उसको बोल दिया जाए, फिर कहा जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी की तरफ से ये बिल्कुल सोच समझ के ऐसा किया जा रहा है कि इस बात पे वो अपने आप एक ऑफेंसिव स्टैंड लें, जिससे कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार या एक राजनीतिक लेकिन लाल साहब, जिस तरह का कैरेक्टर है समाजवादी पार्टी की राजनीति का, ये आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो नरेश अग्रवाल पर कोई कार्रवाई करेंगे? आपको लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बल्कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो हर तरह से जस्टिफाई करेंगे कि अरे ये भाषा तो किताब में लिखी थी, ये तो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे तो लोग अड्डेबाजी में बातें करते हैं। इस तरह का बात करके वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर बाहर सब कुछ हो रहा है तो संसद में भी अगर हो गया तो उसमें क्या गलत हुआ। मुझे तो ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ही अजीब लगता है। बड़ा मुझे आश्चर्य है कि बाकी सब जगह का जो कंडक्ट है, बाकी सब जगह की जो भाषा है, उसे संसद के अंदर प्रयोग की जाने वाली भाषा से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? संसद की अपनी मर्यादा है, वहाँ पे कुछ आपके पास एक तौर तरीका होता है कि आप उसमें रह के व्यवहार करेंगे, वैसी भाषा बोलेंगे। अगर वहाँ भी वही सब बातें रिपीट होने लगे जो बाहर सर्कुलेट हो रही हैं, किताबों में छप रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जोक्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे और संसद के अंदर क्या अंतर रह जाएगा? कम से कम संसद में पहुँचने वाले लोगों को तो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उनकी भाषा, उनका कंडक्ट और उनका आचार व्यवहार मर्यादित रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी राजनीतिक दलों से इस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए। आचार्य जी मैं आपसे, आचार्य चक्रपाणी जी, एक छोटा सा स्टेटमेंट लेना चाहेंगे, वक्त भी कम है मेरे पास। अरुण जेटली ने कहा कि अगर नरेश अग्रवाल ने यही बयान सदन के बाहर दिया होता तो उनके खिलाफ केस किया जा सकता था, लेकिन आप देखिए कि अब सदन के भीतर तो उनको प्रिविलेज प्राप्त है, चाहकर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो क्या सदन इसलिए है कि आप किसी की भावना आहत करें? नहीं, लेकिन क्या सदन इसलिए है कि आप दंगे भड़कवा दें देश में? नहीं, ठीक है, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों पे? और आपको विशेषाधिकार क्यों मिले जब आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं, जेटली बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, जेटली जी ने जिस तरह वो किया तो निश्चित रूप से संसद में भी इस तरह के कानून होंगे कि अगर इस तरह की कोई भी धार्मिक भावना को भड़काने वाला या धार्मिक भावना को आहत करने वाला बयान दे तो उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की वहां पे पूर्ण बहुमत की वो में है, तो निश्चित रूप से वहां पे सभी लोगों को मिल करके इनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाने चाहिए, इनको वहां राज्यसभा से बहिष्कार करने चाहिए। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलने वाला कि बाहर होते तो ये हो जाता, बाहर अगर जो नहीं भी है तो भी यहाँ पे आज हम लोग की तरफ से FIR दर्ज करा दिए गए हैं और एप्लीकेशन दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल है कि जब वहां पे है तो वहां पे FIR कैसे होगी? हम लोगों ने सदन के भीतर दिए गए बयान को क्या पुलिस संज्ञान ले सकती है? क्या मुझे लगता है नहीं ले सकती है। तो इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं बनती। ये तो सेफ पैसेज हो गया कि आप किसी समाज को धर्म को गाली दो सदन में, आप पर कार्रवाई नहीं होगी। ये तो सेफ पैसेज हो गया ना। ये तो सदन सुरक्षित जगह हो गई जहां आप किसी धर्म को गाली दो, आप सुरक्षित हो। लेकिन कार्रवाई आप देश में दंगा भड़काओ, सुरक्षित हो। आप देश में बवाल करा दो, सुरक्षित हो। नहीं, बिल्कुल इस पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोगों ने दिया है और इस पे कड़ी से कार्रवाई हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कानून का भी मदद लेंगे। और दूसरी बात जहां तक है, उनको संसद में भी बीजेपी के और अन्य पार्टियों के लोगों को मिलकर के इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे करवानी चाहिए और इनके पार्टी मुखिया को खुद आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर किसी हिंदू समाज की भावनाओं को लीगल एक्शन क्या नहीं हो सकता? कोई लाभ क्या नहीं हम मिलने वाला? चर्चा करें कि क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखिए, लीगल एक्शन हो सकता है और अगर लोग इस पर आके खड़े हो जाएं सामने और कानून का सहारा लेकर उसको अगर बात को उठाया जाए और कानून के दरवाजे पे बैठा जाए जाकर और पूछा जाए, तो मैं समझता हूं उस पर लीगल एक्शन हो सकता है। और ये तो मैं समझ रहा हूं अजीब सी बात हो रही है कि एक जगह तय कर दी गई है कि साहब उसके अंदर जाइए तो आप प्रिविलेज दे रहे हैं लोगों को कि आपका ये कैंपस है, इसमें जाइए और जिसको दिल चाहे गाली बकिए आप। और उस लाइव प्रसारण होता है उसका। मैं तो समझ रहा भाई, उसका रिपरकशन भी देखिए ना। मैं तो समझ रहा हूं, परिणाम देखिए आप। मैंने देखा, आप देश में माहौल खराब करना मैंने देखा वो बयान, मैंने देखा बयान। आप देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, लाइव हो रहा है, आपको वापस ले लेने से क्या हो जाएगा? सर कुछ नहीं होता। फिर मैं कह रहा हूं अगर इस तरह की बात है कि उस कैंपस के अंदर अगर हरिशंकर जैन एडवोकेट भी हैं, उनसे पूछना चाहूंगा। जैन साहब, मुझे आप बताओ कि क्या कोई कार्रवाई लीगली पॉसिबल है राज्यसभा में दिए गए बयान के आधार पे? देखिए, ऐसा है, ये सही बात है कि संसद में कोई बयान दिया जाता है
तो किसी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ये एक सत्य है। परंतु समय के साथ लॉ का डेवलपमेंट होना चाहिए और इसमें FIR के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये इंटरप्रेट करने के लिए क्या विशेषाधिकार इस तरह के हैं कि आप चाहे जो बोल दीजिए और उसके बाद कार्रवाई ना हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और अभी तक ये प्रश्न अनिर्णित है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ नरेश अग्रवाल के मामले में इसको डिसाइड होना चाहिए कि संसद में जो चाहे वो बोल दीजिए। रतन मनीलाल साहब बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में हैं और इस तरह के बहुत से मामलों को हैंडल भी कर चुके हैं। लाल साहब, आप मुझे बताओ कि क्या कोई कार्रवाई बनती है, किसी प्रकार का कोई एक्शन आउटसाइड कोर्ट लिया जा सकता है नरेश अग्रवाल पे? जी जी, देखिए जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का जो एक्ट है जिसको कि जिस तरह से वहाँ को सिक्योरिटी मिली हुई है, जो सुरक्षा मिली हुई है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी कहा जाए उसका संज्ञान उसके बाहर नहीं लिया जा सकता और उसके खिलाफ जो भी शिकायत है वो पार्लियामेंट के अंदर ही उठाई जानी चाहिए और जो अध्यक्ष होंगे वहाँ के या लोकसभा में जो स्पीकर होंगे केवल वहीं तक मामला जाता है और उसके बाद वो मामला बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसको लोगों ने सुना, लोगों के पास उसको देखा गया और तमाम सारे लोगों को ये पता है कि वो क्या था और उससे भावनाएं तो आहत हुई हैं। तो भले ही विधिक तौर पे या लीगल तरीके से कोई एक्शन संसद के बाहर ना लिया जा सकता हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि कैसे किसी दूसरे डिबेट में, किसी दूसरे विषय में इस तरह की बातों को इतने हल्के तरीके से आचार्य चक्रपाणी जी, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है नरेश अग्रवाल के इस स्टेटमेंट के बाद? आचार्य जी। नहीं, देखिए इन पे लीगल कार्रवाई कराएंगे। दूसरी बात यह है कि संसद अभी कल यहाँ पे वो है जंतर मंतर पे और प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मांग करेंगे कि खिलाफ कराइए और लोकसभा जो राज्यसभा के मुख्य हैं उनको पत्र दिया जाएगा कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष को दिया जाएगा और तत्काल अगर जो कार्रवाई नहीं होती तो पूरे देश में आंदोलन के खिलाफ। दीपक जी कंक्लूड कीजिए। देखिए पहले मैंने कहा क्योंकि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, शक्ति से या हमारी धार्मिक भावनाओं से बड़ा नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे नरेश अग्रवाल जी हो या कोई और नेता रहा हो। मुझे लगता है जो आप इस डिबेट में उन बातों को नहीं कह पा रहे हैं उसके पीछे जो संसदीय प्रणाली है वो बड़ी अहम भूमिका रखती है। मुझे लगता है नरेश अग्रवाल जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जो कभी किसी सदन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आहत की थी, गिरिराज किशोर ने की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सदन के भीतर नहीं बोला था, बोला उन्होंने एक स्टेटमेंट में दिया था। जो भी बोला आपने तो एक ही चीज याद की है आज की, आज यही बोलना है बस। निंदनीय है ब्रजेश आप नरेश अग्रवाल को बाकी से नहीं कंपेयर कर सकते। नरेश अग्रवाल का अगर बयान उसी तरह आहत करने वाला है तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चक्रपाणी जी से एक सवाल पूछना, मेरे पास वक्त नहीं है, थैंक यू सो मच, मेरे पास वक्त नहीं है। आचार्य चक्रपाणी जी, हरिशंकर जैन जी, रतन मनीलाल जी, मौलाना यासूब अब्बास, वीरेंद्र सिंह, उदयवीर सिंह, दीपक सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। असीम वकार और मनीष शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी धन्यवाद। निर्णय आपको लेना है। कुछ लोग विशेषाधिकार का प्रश्न बनाकर अपने बयान देते हैं, लोगों की भावनाएं आहत करते हैं, उसके बाद बयान वापस ले लेते हैं, खेद भी प्रकट कर देते हैं। लेकिन राजनीति में जो मैसेज जाना होता है वो एकदम एग्जैक्ट वही जाता है। पार्टियां डिफेंड करती है, जस्टिफाई करने की भी कोशिशें होती है और आज आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राम भक्तों ने लिख रखे। If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. जो उन्होंने कहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हिंदू समाज को अपमान किया है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नरेश अग्रवाल कभी माफी नहीं मांगेंगे, चाहे सदन पूरा ऐसे ही निकल जाए। कोई सवाल नहीं माफी मांगे। अगर उससे ठेस पहुंची है तो मैं उसे वापस लेता हूँ।